अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सबक खबरें तैयार करना में। आप सब लोगों ने अखबार पढ़ा है और मुख्तलिफ़ किस्म के अखबार रोज़ाना ही पढ़ते होंगे। कोई उर्दू का रोज़नामा पढ़ता होगा, कोई हिंदी का पढ़ता होगा, कोई इंग्लिश का पढ़ता होगा। कुछ लोग अखबार में सॉरी टीवी में खबरें देखते होंगे, कुछ लोग मोबाइल में एंड्रॉयड पे फ़ोन देखते खबर में एंड्रॉयड फ़ोन में खबर देखते होंगे, कुछ लोग रेडियो पे भी खबर सुनते होंगे। देखिए, कहने का मकसद ये है, खबर देखना, सुनना, पढ़ना एक अमल है, लेकिन वो खबर आप तक पहुंचाना, उस खबर को तैयार करना, उस खबर को लिखना, ये दूसरा अमल है। और यही एक ऐसा अमल है जो आपको मजबूर करता है कि आप खबर पढ़ें। ये एक फ़न है और ये फ़न हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मजमून की शक्ल में खबर लिख देते हैं। खबर पढ़ तो लेते हैं लेकिन बोरियत का एहसास होता है। खबर लिखना, मजमून लिखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। और कुछ लिख कर पढ़ने वाले को अपनी तरफ राग़िब करना, अट्रैक्ट करना, ये कमाल है। और यही कमाल है खबर का, लिखने वाले का, कि खबर ऐसी तैयार करे या उसकी सुर्खी हेडिंग वगैरह ऐसी डाले ताकि देख पढ़ने वाला पहली नज़र में उस खबर को पढ़े बगैर आगे ना बढ़ सके। आइए पढ़ते हैं हम खबरें तैयार करना। इस सबक को पढ़ लेने के बाद इंसानी ज़िंदगी में खबरों की अहमियत से वाकिफ़ हो सकेंगे। खबर क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, खबर पढ़ के हमारा क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, वो अहमियत और असर के एतबार से खबरों की किस्मों को जान सकेंगे। खबर किस तरह और किन ज़राए से जमा की जाती है उसका एक हद तक अंदाज़ा कर सकेंगे। मज़मून नवीसी और ख़बर नवीसी में फ़र्क कर सकेंगे। सवालात के जवाब दे सकेंगे। खबरें तैयार करना। आपके सामने एक उर्दू रोज़नामे से लिए गए तराशे हैं जिनसे मुख्तलिफ अंदाज की छोटी बड़ी खबरों का नमूना आपको मिल जाएगा। भाई तराशे क्यों, पूरा अखबार ही सामने रख लेते हैं ना। राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, ये सब चीज़ें किसी न किसी के मदरसे में आती ही होंगी। उसको सामने रख लीजिए, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। नमूना नंबर 1 में ऐसी खबर दी गई जिसका ताल्लुक बच्चों की सही तालीम और मुनासिब परवरिश से है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अगर बच्चों की सही ढंग से तालीम और तरबियत नहीं होगी तो हमारा मुल्क दूसरे ममालिक से तालीम के मैदान में पीछे रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर हुकूमत के साथ साथ वालिदैन को भी ध्यान देना चाहिए। नमूना नंबर 2 की खबर हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से मुताल्लिक़ है, जो कि हर साल बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मुनक़िद की होता है। तीसरी खबर का ताल्लुक़ तालीमी दुनिया से है। हिंदुस्तान में हुकूमत की जानिब से ऐसी बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनके ज़रिए समाज के तमाम तबकों को साथ लेकर मुकम्मल ख़ानदगी की तरफ ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे कि सुर्ख़ी में जो जुमला है वही खबर का पहला जुमला है, यानी अहम तरीन बात इस एक जुमले में कह दी गई। अब इसके बाद जो कुछ है उसकी तफसील है। देखिए कैसे। बच्चे कौम की अमानत और मुल्क का मुस्तकबिल हैं। सही तालीम और मुनासिब परवरिश की सख्त ज़रूरत। ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, 3 फरवरी। ये खबर से लिखने के अभी जो है ना, अभी जो पहला एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा और आपने सुना, वो खबर लिखने से पहले तक की चीज़ें हैं कि उसकी जो खबर आप लिखने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपके जहन में वो खबर लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उस जहन में जो आपकी चीज़ें हैं उसको लेकर जो आप खबर लिखने जा रहे हैं वो आप उस खबर में कहाँ तक अप्लाई करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। किसी साहब ने बोला बच्चे कौम की अमानत है और मुल्क का मुस्तकबिल है, सही तालीम और मुनासिब परवरिश की सख्त ज़रूरत है। ये एक स्टेटमेंट है ना, एक बयान है। कहाँ बोला गया? ज्ञानपुर संत रविदास नगर, 3 फरवरी, यानी ज्ञानपुर में बोला गया। उसका जो डिस्ट्रिक्ट है संत रविदास नगर है। और किस दिन बोला गया, कौन सी तारीख को बोला गया? 3 फरवरी को बोला गया। ठीक, अब जो पहली हेडिंग है, सुर्खी है, वही उसका पहला लाइन है।
बच्चे कौम की अमानत है और मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके मुस्तकबिल की हिफाजत की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। इसलिए बच्चों की सही तालीम के साथ साथ सही तरीके से उनकी परवरिश पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कम्युनिटी सेंटर जमोनीपुरा में एक मुज़ाकरे में ख़यालात का इजहार जिला मजिस्ट्रेट ने किया। अब ये तो स्टेटमेंट एक पूरा का पूरा लिख दिया गया है ना, ये पूरा स्टेटमेंट एक लिख दिया गया। कहाँ पे लिखा ये भी पता लग गया, कौन सी तारीख को लिखा ये भी। अब ये किसने बोला वो बताना है आपको। जिला मजिस्ट्रेट ने बोला, कहां पे बोला, किस वक्त में बोला, क्या कर रहा था जब बोला। कम्युनिटी सेंटर जमोनीपुर में कम्युनिटी सेंटर में एक मुज़ाकरे में, एक गुफ्तगू में, एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम देना, उनकी सेहत की हिफाजत करना एक समाजी जिम्मेदारी है। इसलिए पसमानदा और कमज़ोर तबका नाखानदा वालिदैन में बेदारी पैदा करना फ़रोग़ इत्फ़ाल प्रोजेक्ट का अव्वलीन फ़र्ज़ है। फ़रोग़ इत्फ़ाल असल में तो क्या है, ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने पहुंचे और इस इफ्तिताह के मौके पर या इसकी अहमियत की जताने के लिए उन्होंने इस स्टेटमेंट दे दिया और फिर उसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं खबर बनाने के तौर पर, ताकि आम लोगों को इस प्रोजेक्ट का भी पता लगे और बच्चों की तालीम और तरबियत की अफादियत का भी एहसास हो। उन्होंने प्रोजेक्ट के अफसरान, मुलाजमीन और आंगनबाड़ी रज़ाकार ख़वातीन से कहा कि फ़रोग़ इत्फ़ाल खिदमत को सरकारी हैसियत में न मानकर समाजी खिदमत तस्वुर करें। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि अगर हम किसी को सरकारी फ़र्ज मान लेते हैं तो बस अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं कि 9 से 10 तक देनी है, 10 से 5 तक देनी है। लेकिन अगर हम समाजी खिदमत तस्वुर कर रहे हैं तो हम 24 घंटे उसके लिए अमल पैरा हो जाते हैं, गामज़न हो जाते हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि फ़रोग़ इत्फ़ाल स्कीम के मुलाजमिन में ऐसे मफादात से बाला उतर के गाँव को अपना कुनबा तस्लीम करें और गाँव की मिसाली रवायात को बरकरार रखते हुए भाईचारा, बाहिमी ताउन और यकजहती की शमा रोशन करें। ज़ाहिर बात है सब इसलिए कहा गया कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, क्योंकि अगर हम भाईचारे की मिसाल ना बनाएंगे तो सिर्फ अपने अपने को बात करेंगे, दूसरे की बात ही नहीं करेंगे, है ना। वो तमाम चीज़ें इन्होंने कही। इन्होंने गैर तालीम याफ्ता वालिदैन और 6 बरस से 14 बरस तक के गैर तालीम याफ्ता बच्चों को मुकम्मल ख़ानदान के लिए गैर रस्मी तालीम देने की हिदायत आंगनबाड़ी रज़ाकार ख़वातीन को दी। भाई रस्मी तालीम तो आपको स्कूल में होगी ना, लेकिन जब स्कूल से वो बच्चे जो स्कूल में पहुँच ही नहीं पा रहे तो उनको अप्रोच कौन कर पाएगा? आंगनबाड़ी के रज़ाकार या दूसरे ख़वातीन या दूसरे लोग जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होंगे। उन्होंने कहा कि नाख़वानदा बनाने बच्चों को बेहतर तरीके से तालीम दे सकती हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने ये देखिए कहीं ना कहीं ये सेंटेंस गलत है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत है। ना ख़वानदा बच्चों को ख़वानदा और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तालीम दे सकती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा औरतों को ख़वानदा बनाने से मुल्क के मुस्तकबिल के बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है, क्योंकि माँ की गोद ही उनकी पहली दरजगाह होती है। ख़वानदा माँ अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकती है। ये पूरी खबर हो गई। अगर आपके जहन में बच्चों की तालीम, परवरिश और तरबियत की सही तफहीम नहीं होगी, सही इदराक नहीं होगा, तो आप इस पूरी खबर को एलाबोरेट नहीं कर सकते। वो तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे के कह देंगे उन्होंने ऐसा कह दिया। उसकी अहमियत कैसे जताएंगे? जब तक आपके जहन में उसकी खबर के पीछे की सारी चीज़ें ना हो तब तक आप उसको आगे एलाबोरेट नहीं कर सकते। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। अमीर खुसरो एक बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, निज़ामुद्दीन साहब के साथ रहते थे, है ना, उनके पैरोकार थे। तो उनके हिसाब से जब उनका उर्स आता है तो उसके हिसाब से उनकी तारीख़ी हैसियत आपको पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से उसको आगे आप फर्दर अपने तहरीर में एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे। 24 से 26 फरवरी ये वो टाइम है जब इनका उर्स मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाता है। और ये खबर कब की है? 20 जनवरी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जानशीन और मुतअद्दिद फ़ुनून के मशहूर मारूफ सूफ़ी हज़रत उमर खुसरो का 695वां उर्स उनकी दरगाह वाक़ा बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन 24 से 26 फरवरी मुनक़द होगा। ये इत्तला दे रहे हैं आप लोगों को और ये भी बता रहे हैं कि ये कौन थे। ये भी आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का दे दिया। अब जो उर्स होगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसका इंतजामिया और अंजाम दिए जाएंगे, कौन कौन उसके देखभाल करने वाले होंगे,
कौन कौन उसे संभालने वाले होंगे और कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रोग्राम होंगे, वो सब आपको डिटेल के साथ, तफसील के साथ देनी, मुख्तसर तफसील के साथ, और तफसील वाज़िया होना चाहिए। इस सिलसिले में ख्वाजा हसन निज़ामी मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा हाल मियां मीर खुसरो के फ़िक्र फ़न और ख़िदमात पर एक सेमिनार ज़ेर सदारत साबिक़ गवर्नर हरियाणा मुआख़ज़ 24 नवंबर को शाम 5 बजे मुनाक़िद होगा। 25 फरवरी को इसी हाल में महफिल मौसीक़ी मुनाक़िद होगी। देखिए यहाँ फिर टाइपिंग मिस्टेक है, ये नवंबर नहीं है, ये 24 फरवरी होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन का है तो 24 फरवरी होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। उर्स महल में बज़्म खुसरो के ज़ेर एहतमाम, फिर 25 नवंबर, फिर ये लिख दिया, जो डेट है उसके हिसाब से करनी है। शाम 7 बजे से कुरान खानी तकारीर और कवालियाँ होंगी। 25 को मुशायरा, तक़सीम नमाज और 26 को रूहानी इज्तिमा होगा। मुकम्मल ख़वानदगी मुहिम, ये देखिए अब आपका ये पूरी पहला खबर आपकी पूरी हो गई यहाँ पर। और आपको तारीख़ का तयन जो करना है, वो जो तारीख़ आपको शुरू में दी गई है उसके हिसाब से करनी है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, फरवरी की जगह शायद नवंबर कर दिया गया, और ये देखिए ना, ये इसके हिसाब से आपको लिखना है, वहाँ नवंबर लिखा गया है, जो गलती है उसे दुरुस्त करेंगे। और खबर को लिखने के बाद दोबारा पढ़ना भी ज़रूरी होता है, ताकि इस तरह की टाइपिंग एरर्स उसमें निकल जाए। प्रूफ रीडिंग बोलते हैं इसको, ताकि इस तरह उनकी गलतियाँ निकल जाए। आइए, मुकम्मल ख़वानदगी में समाज के तमाम तबकों का ताउन लिया जाएगा। ज़िला मजिस्ट्रेट, ये ज़िला मजिस्ट्रेट ने बोला है अपने प्रोग्राम के तहत, है ना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मुकम्मल ख़वानदगी के प्रोग्राम है, उसके अंदर ये जगह जगह हम ज़िला मजिस्ट्रेट जा रहे हैं और अपने ज़िले में लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, मुतहरिक कर रहे हैं। ये कब, ये कौन से ज़िले के मजिस्ट्रेट ने बोला? ये बलिया ज़िले के मजिस्ट्रेट ने बोला। कौन सी तारीख को बोला? 3 फरवरी को बोला। और ये खबर कौन लाया लिखकर? अपने नुमाइंदे से, यानी अखबार का जो नुमाइंदा है वो खबर ये लिख कर लाया। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें हमें पहले ही 2 लाइनों में पढ़कर मालूम चल जाती है। मुकम्मल ख़वानदगी मुहिम, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। मुकम्मल ख़वानदगी मुहिम समाज के तमाम तबकों का ताउन लेकर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मरहले और तरीक़े से चलाई जाएगी। इन ख़यालात का इजहार ज़िला ख़वानदगी कमेटी के सदर ज़िला मजिस्ट्रेट ने विकास भवन में जलसे में किया। उन्होंने कहा कि ख़वानदगी मुहिम में लगे तमाम लोगों का एहतराम किया जाएगा और वक्त वक्त पर ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे जिससे ये मुहिम बराबर जारी रहे। इन्होंने हिदायत जारी की कि आइंदा जलसे में दूर दराज के दही इलाकों के ऐसे अफराद को बुलाया जाएगा जिनके मशवरे को मुहिम को फ़रोग़ देने में कारगर साबित हो। भाई ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाएगा? क्या मतलब है इनको बुलाने का? एजुकेशन पढ़े लिखे लोगों का मामला है, इन लोगों को क्यों बुलाया जाएगा? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाएगा जो उस वक्त वहाँ की सच्चाइयों को, परेशानियों को, दिक्कतों को महसूस करते हैं, जानते हैं कि कोई भी काम करने के दौरान उनके साथ क्या परेशानियाँ पेश आ रही हैं और उनका मुमकिन सॉल्यूशन क्या है। इसीलिए ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ताकि किसी को वहाँ की हर मुमकिन परेशानी को सामने रखकर लाहे अमल या स्ट्रेटजीज या पॉलिसी बनाई जा सके। जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर कंपनी के सेक्रेटरी ने अब तक किए गए कामों की तफसील बताई। जाहिर बात है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं तो उसको शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप काम कर चुके हैं वो आपको बताना होता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी आपके जहन में आएंगी जब आप उस एजुकेशन से मुतालिक, उस प्रोजेक्ट से मुतालिक थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे और वो जानकारी आपके जहन में पहले से मौजूद होगी, ताकि आपको पता लगे कौन क्या कर रहा है। वरना तो आप आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे, खबर भी अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे। इंस्टीट्यूट के नुमाइंदे ने बताया कि जिले में ख़वानदगी के हक़ में माहौल अच्छा है। मुहिम के हदफ को वक्त से पहले हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर तश्कील करदा कमेटियों को सरगर्म बनाना होगा, एक्टिव करना होगा। नुमाइंदे ने यह भी बताया कि ज़िला ख़वानदगी कमेटी को बराबर इसका तजिया भी करते रहना चाहिए। जब भाई जो भी आप काम कर रहे हैं वो कितना कामयाब हो रहा है, कितना पीछे पिछड़ रहा है, वो सब आपको सुपरविजन के दौरान पता चलता रहता है और वो वक्त वक्त पर करते रहना चाहिए।
काम मुकम्मल होने के बाद करेंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं, काम होने से पहले करेंगे तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं। काम के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस मुतय्यन कर दीजिए और उस दरमियान करते रहिए ताकि जो थोड़ी बहुत छूट जाए उसे मुकम्मल कर लें, जो आगे बढ़ गया उसको फिर रफ्तार के साथ कंट्रोल कर लें। जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत के मुताबिक कई माहिरीन तालीम को भी इस सिलसिले में मशवरा देने के लिए बुलाया गया। तालीम की बात हो रही है तो जाहिर बात है माहिरीन तालीम को भी बुलाया ही जाएगा। माहिरीन तालीम ने ख्वानदगी मुहिम का माहौल बनाने के लिए सकाफती प्रोग्राम करने पर जोर दिया और कहा कि इस काम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताउन लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि आप किसी भी काम को मौसर और अच्छे और दिलचस्प तरीके से करने के लिए जब तक मास मीडिया का सहारा लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। छोटे छोटे स्टेज शो करेंगे, छोटे छोटे ड्रामे करेंगे, छोटे छोटे मकालमात मंजर आम पर लाएंगे ताकि उसको आम लोगों को तालीम की अहमियत से रोशनास कराया जा सके, तालीम की तरफ मुतवज्जो किया जा सके। सियासी पार्टियों के लीडरों को और कारकुनों से अपील की इस मुहिम को कामयाब बनाने की अपनी सतह से कोशिश करें। उन्होंने कहा जिला ख्वानदगी कमेटी की जानिब से एक माहाना रिसाला शाया होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जाहिर बात है हम तमाम सब लोगों को जब एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारा कामयाब नहीं होने का। तो ये अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए मजिस्ट्रेट की तरफ से ज़रूर छोटी छोटी हिदायतें हैं और इसको खबर की सूरत में पेश किया आपके सामने, इस तरीके से किया गया ताकि इसमें माशरे के हर फर्द का ताल्लुक बरकरार रहे और उसकी क्यूरियोसिटी, उस खबर को पढ़ने के लिए सबकी क्यूरियोसिटी, दिलचस्पी बनी रहे। जलसे में नगर पालिका के सदर ने मशवरा दिया कि गांव पंचायत और बल्दियाती इदारों को भी ख्वानदगी मुहिम चलाने के लिए रकम फराहम करनी चाहिए। जाहिर बात है कोई भी काम करने के लिए रकम बहुत ज़रूरी है। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या ईंधन बहुत ज़रूरी, जिस तरह ईंधन ज़रूरी होता है इसी तरह किसी भी काम को करने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। बिना पैसों के कोई भी काम बहुत अच्छे पैमाने पर या अच्छी सतह पर नहीं किया जा सकता। इलाका पंचायत पद्दा के प्रमुख ने मशवरा दिया जो रजाकार अच्छा काम करें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जाहिर बात है किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए आपकी जो कारकर्दगी उसको सराहा जाना ज़रूरी है और उसको मोटिवेट करना, मुतहरिक करना ज़रूरी है। खाली जगह को मतन में आए मुनासिब लफ्ज़ से भरिए। खबर की जमा है खबर, खैबर, अखबार, खबूर। खबर की जमा है अखबार। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, उनकी दिलचस्पियां हैं जुदा जुदा, मुख्तलिफ, मुतज़ाद, अलग अलग। उनकी दिलचस्पी भी जुदा जुदा हैं या मुख्तलिफ हैं। खबरें हमें इत्तला भी देती हैं और बेदार, चौकन्ना, खबरदार, होशियार भी रखती हैं, हमें बेदार भी करती हैं। अगवा, गबन और कामयाब खबर बनाती हैं तहजीबी बातें, सीधी बातें, गैर अखलाकी बातें। अगवा, गबन और जाहिर बात है तहजीबी बातें सब करते हैं, सीधी बातें भी सब करते हैं, गैर अखलाकी बातें। जहाँ अगवा और गबन की बात हो रही है तो जाहिर बात है उसकी निस्बत से गैर अखलाकी बातें आएगा। खबर की अक़साम। खबर पढ़ने वालों की दिलचस्पी और तवज्जो के एतबार से खबरों को दो किस्मों में बांटा जा सकता है। एक धमाका खैज खबर, एक्सप्लोसिव न्यूज़, और दूसरा आम खबरें। धमाका खैज खबर जो खबर अचानक हो, जो बातें अचानक हो, जो हादसात की शक्ल में हो, जो पूरे मास को अफेक्ट करें, वो सब धमाका खैज खबर है। हुकूमत की कोई नई पॉलिसी हो, कोई नया फैसला हो जिसका असर बहुत बड़े पैमाने पर आवाम की ज़िंदगी पर पड़ रहा हो, है मुजरिमों के किसी ग्रोह पर पुलिस का छापा हो, टैक्स पर भारी इजाफा या कमी हो, ये सब धमाका खैज खबरें आती हैं। और नरम खबर निस्बतन कम अहम होती है, मसलन किसी मुकामी स्कूल या कॉलेज के जलसे की रुदाद, छोटे मोटे हादसे, चोरी के वाक़ात, किसी मीटिंग की तफसील, किसी शख्स या हालत ज़िंदगी, ये सब वो बातें हैं अगर पढ़ने वाला इनसे बाखबर ना रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी खबरें, बड़ा इफ़ेक्ट जो आम जिंदगी को मुतासिर करें, गैस के सिलेंडर की कीमत में इजाफा, इनकम टैक्स की रिटर्न में उसमें जो मुतय्यन की जाती है हद उसमें इजाफा या कमी, जो आम जिंदगी को मुतासिर करे, बिजली की शरह में इजाफा,
गवर्नमेंट की कोई और ऐसी पॉलिसी जो आम जिंदगी को मुतासिर करे, वो सब एक्सप्लोसिव न्यूज़ में आती हैं, बड़ी खबरों में आती हैं, धमाका खास न्यूज़ में आती हैं। गैर मुतवक्का या तयशुदा भी होती है। गैर मुतवक्का यानी गैर तयशुदा भी। मुतवक्का खबरें वो हैं जो मुसलसल और बड़ी तादाद में मिलती रहती हैं, मसलन इम्तहानात, खेल कूद के नतीजे और जलसों की रिपोर्टें। अगर मुतवक्का खबरें उन हादसों की तफसील होती है जो अचानक रोनुमा हो जाएं या कैसी तब्दीली जिसकी कोई उम्मीद ना थी। मसलन किसी जलसे में तकरीर करते हुए किसी हरदिल अजीज लीडर पर हमला हो गया। गैर मुतवक्का कोई चीज़ हमारी रूटीन में चल रही है और अचानक उसमें कोई तब्दीली आ जाए और वो ऐसी हो जिसकी हमें उम्मीद ना हो, खिलाफ तवक्को हो, वो सब गैर मुतवक्का हैं। जैसे बताया कि हम कहीं किसी कोई लीडर कहीं स्टेटमेंट दे रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई बात कर रहा है और अचानक उस पर हमला हो जाए। जैसे अभी हुआ था ना, जस्ट अमेरिका के दौरान स्टेट वो जनरल वो ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था, वो चीज़ गैर मुतवक्का खबर थी। हुकूमत गिर गई, वबा फैल गई, कहत पड़ गया, तूफान आ गया। हुकूमत का गिरना जाहिर बात है, हुकूमत चल रही है, किसी ने अपनी जो अपनी हिस्सेदारी उसमें से वापस ले ली, हुकूमत गिर गई। कोई वबा फैल गई, अचानक से कहत पड़ गया। कहत पड़ गया तो देर से ही आता है, लेकिन तूफान आ गया तो अचानक आ जाता है। तयशुदा खबरें अदालतों, थानों, तहसीलों के दफ्तरों, जिले के हेडक्वार्टर वगैरह से मिल जाती हैं। इसके मुकाबले में गैर तयशुदा खबरें को जमा करना ज़्यादा मुश्किल काम है। जो रूटीन वाइज खबरें जो रूटीन में चल रही हैं उनको सब नॉर्मल लिख ही देते हैं, लेकिन जो तयशुदा नहीं, जो रूटीन में नहीं है, उनको इकट्ठा करना, उनकी मालूमात को इकट्ठा करना, फराहम करना, यकजा करना और अखबार की शक्ल में, खबरों की शक्ल में लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसके लिए तजुर्बेकार और फुर्तीले नामानिगारों की ज़रूरत होती है। नामानिगार को रेस्पोंडेंट को कॉरेस्पोंडेंट भी कहते हैं। ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, नामानिगार को कॉरेस्पोंडेंट भी कहते हैं। तयशुदा खबरें मामूली दिलचस्पी की होती है, जबकि गैर तयशुदा खबरें सनसनी और हलचल पैदा कर देती हैं, फैला देती हैं। आइए रिपोर्टर और नामानिगार के बारीक फ़र्क को समझ लें। जिस शहर से कोई अखबार निकलता है, वहीं रहकर जो लोग इसके लिए खबरें जमा करते हैं, उन्हें रिपोर्टर कहाता है। रिपोर्टर किसे कहते हैं? आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रहकर किसी अखबार के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिल्ली की आम खबरों को अवाम उन्नास तक पहुंचा रहे हैं, तो आप रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। और जो शख्स इस अखबार के लिए खबरें किसी दूसरे शहर में जाकर रहकर भेजता है, उसे नामानिगार कहा जाता है, यानी उसे कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाता है। अगर आप लोकल प्लेस में हैं, लोकल अखबार के लिए लिख रहे हैं, तो आप रिपोर्टर हैं, और अगर आप बाहर हैं और किसी दूसरे अखबार के लिए लिख रहे हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, यानी नामानिगार। मतन पर मबनी सवाल। हुकूमत के गैर अहम मिदरजैल बयान में से जो दुरुस्त हो उस पर सही का निशान लगाएं। हुकूमत के गैर अहम फैसले सख्त खबर बनाते हैं। मुजरिमों के किसी खतरनाक गिरोह पर पुलिस का छापा आम खबर है। खेल कूद इम्तहान के नतीजे की खबरों को गैर तयशुदा खबरों के खाने में रखा जाएगा। मुल्क में तूफान से 1000 लोगों की मौत की खबर गैर तयशुदा खबर समझी जाएगी। गैर तयशुदा यही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही है। खबरें जमा करने के तरीके और ज़राए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी बैठे, आपने कोई भी लिखा और वो आपको अपने खबर की शक्ल में बाहर भेज दिया और वो छप गया, बिल्कुल नहीं है। खबर मुसद्दक़ा होती है। खबर वो होती है जो एज इट इज़ देखी जा रही हो, बयान की जा रही हो और वो घटित हो रही हो, यानी वो बन रही हो या बनाई नहीं जा रही, बन रही हो रही हो, और आप उसको देख कर रिपोर्टिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ फर्जी ख्याल करी और उसी फर्जी ख्याल में आपने बना के उस पर लिख के भेज दिया और वो खबर हो गई। अफवाह के खाने में आती है, खबर के खाने में नहीं आती। फेक न्यूज़ के खाने में आती है, खबर के खाने में नहीं आती। आर्टिफिशियल न्यूज़ के खाने में आती है, फैब्रिकेटेड न्यूज़ के खाने में आती है, खबर के खाने में नहीं आती।
खबरें हासिल करने में इस बात की खास अहमियत है कि जिस वाक़े की खबर दी जा रही है वो पढ़ने वालों के आसपास की हो या दूर की, उससे कोई नतीजा बरामद होता है या नहीं, पढ़ने वाले इसमें किस हद तक दिलचस्पी लेंगे। मिसाल के तौर पर तुर्की में ज़लज़ले की खबर को लोग हिंदुस्तान में समुद्री तूफान की खबर के मुकाबले में कम दिलचस्पी से पढ़ेंगे। जाहिर बात है, जो खबर जिससे ज़्यादा रिलेट करेगी, जिससे ज़्यादा नज़दीक होगी, जिससे ज़्यादा मुतासिर करेगी, वो उसे ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ेगा। जिससे कम रिलेट करेगी, कम नज़दीक होगी, कम मुतासिर करेगी, वो कम दिलचस्पी से पढ़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ता है कि इस खबर का नुमाया खास पहलू क्या है। मसलन किसी शहर में आए दिन लोग भयानक बीमारियों का शिकार होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म या कोई बड़ा आलिम अदाकार किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो जाए तो इसकी बीमारी को खबरों का मौजू अखबार में बनाया जाएगा। एक चीज़ है जो रेगुलर चल रही है, लोगों को पता है, कभी कभी उसकी इत्तला आ जाती है कि आज इतने जी गए, आज इतने मर गए, आज ये बाबा यहाँ से यहाँ तक फैल गई, यहाँ से वहाँ तक फैल गई, यहाँ से वहाँ तक फैल गई। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटीज़ किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो सबसे पहले हेडिंग की शक्ल में नुमाया होती है कि फला सेलिब्रिटीज़ को फला चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से ये एहतियाती तदाबीर, या उसने लोगों से मिलने से इनकार किया। बिल्कुल हेडिंग, नई शक्ल, नई वजाहत। हालांकि वो भी शायद इसी बीमारी में मुब्तला, लेकिन चूँकि सेलिब्रिटीज़ है तो इसलिए धमाका खैज की शक्ल में नुमाया, और नुमाया शक्ल में, नुमाया सुर्खियों के साथ हमारे अखबार की जीनत बनती है। ज़्यादातर खबरें एजेंसियों से हासिल होती हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI है। देखिए, ये मालूमात की बुनियाद पर है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं? हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी UNI है। इसके बाद हिंदुस्तानी समाचार और दीगर एजेंसियों का नाम आता है। दुनिया की सबसे पुरानी और काबिल भरोसा एजेंसी रॉयटर है। रॉयटर समझी जाती है, ये भी याद रखिएगा। रॉयटर को क्या समझा जाता है? दुनिया की सबसे पुरानी और काबिल भरोसा न्यूज़ एजेंसी या कौन सी है, उस पर रॉयटर का नाम आएगा। इसके अलावा छोटी बड़ी खबर एजेंसियाँ काम करती रहती हैं, जिनसे अखबारी नुमाइंदों को खबरें हासिल करते हैं। सरकारी दफातर, पार्लियामेंट, गवर्नर हाउस, वजीरों के दफ्तर, सियासी पार्टियों के दफ्तर, राष्ट्रपति भवन, सूबाई असम्बलियाँ वो अहम जगह हैं जिनसे ख़ास तरह की खबरें हासिल की जाती हैं। रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एयरलाइनों के हेडक्वार्टर को भी खबरों का अच्छा जरिया समझा जाता है। सियासतदानों के तकरीरों और जलसों में भी जाकर रिपोर्टरों को खबर मिलती है। ये सब पॉलिसी से मुतालिक जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं या जितनी भी सरकारी या दूसरी चीज़ें हैं, पार्टियां हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ को आम तक बताने में इन खबरों का सहारा रहती है। और खबर रिपोर्टर या नामनिगार इन लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं, इन खबरों को, इस चीज़ों को कवर अप करते हैं और उनको खबर की शक्ल में वाइंड अप करके अपने अखबार की जीनत बनाते हैं। कहाँ से खबरें मिल सकती हैं आपको बता दिया गया। पार्लियामेंट है, गवर्नर हाउस है, असेंबली है, पार्टी ऑफिसेज हैं, पार्टी के दफातर हैं, पार्टी के जलसे हैं, तकरीर हैं, जुलूस हैं, उन सब में तरह तरह की न्यूज़ बनाने का मौका मिलता है और वो हमारे अखबारों की जीनत बनती हैं। खबरें ज़ाती मुलाकात या टेलीफोन पर भी मिल सकती हैं। ज़ाती सतह पर जिस शख्स से खबर हासिल की जा रही है उससे ताल्लुकात किस तरह के हैं उसकी भी अहमियत होती है। बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंसों वगैरह से मुताल्लिक़ खबरें जमा करने के लिए रिपोर्टर की ज़ाती मौजूदगी मौके पर ज़रूरी होती है। वो इसलिए होती है कि सुनी सुनाई बातों में जब कहते ना कि किसी ने कुछ कहा किसी के कान में और कुछ वो वापस आते आते उसने कहा सिर्फ एक लफ्ज़ और वापस आते आते उसकी दोबारा वहाँ तक वापस आते आते पूरी एक कहानी बन जाती है। तो खबरों में नमक मिर्च ना लगे, जैसी हैं एज इट इज़ हो, आपका यानी रिपोर्टर का या नवानिगार का वहाँ ज़ाती तौर पर होना बहुत अहमियत का हामिल है। मैंने कुछ सुना और कुछ मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया और वो आगे फॉरवर्ड करने वाले ने कुछ और फॉरवर्ड कर दिया साथ में कुछ मिलाकर, और आगे फॉरवर्ड वाले ने उसको भी कुछ और आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो जो खबर का असल मकसद है वो ख़त्म हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है। पता ही लगता है कि कहा कुछ गया और आगे पहुँचते पहुँचते रूमर्स फैल गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहा पूरा स्टेटमेंट जा रहा है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और उस एक्सप्लेनेशन में से
अपने मतलब की अपने मतलब की गैर मुबहम बातें इकट्ठा कर ली जाती हैं और उसको लिख दिया जाता है और आगे फैला दिया जाता है, और उसकी बुनियाद पर बहुत सारे रूमर्स फैल जाते हैं। तो वो चीज़ भी गलत है और वो होना ही नहीं चाहिए। और वो चीज़ें ज़्यादा दिन टिकती भी नहीं है खबर अब असल ईमानदारी के मैदान में, ईमानदारी के सामने। खबरें जमा करने में का से शुरू होने वाले 6 सवालों को खास तौर से ध्यान दिए हुए रखना चाहिए। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, जो वाकया हुआ उसमें कौन लोग शामिल थे, क्यों हुआ और कैसे हुआ। काफ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये सवाल आपके खबर तैयार करने में ज़रूरी होने चाहिए और आपकी खबर में इन सवालों का जवाब होना भी ज़रूरी है। जब ही आप एक कामयाब रिपोर्टर या कॉरेस्पॉन्डेंट या नामानिगार बन सकते हैं और आपकी खबर कामयाब खबर तस्वुर की जाती है। इसमें मुश्किल तरीन सवालात है, क्यों हुआ, यानी वाक़े का सबब क्या था, और इसकी छानबीन के लिए रिपोर्टर को काफ़ी मेहनत दरकार होती है। कामयाबी के साथ खबरें जमा करने के लिए हर तबके से राब्ता कायम रखना ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है, कोई भी खबर आप बना रहे हैं, जब आम लोगों से उसका वास्ता है तो आम लोगों के दरमियान भी आपको उतना ही रहना चाहिए जितना आप ख़ास लोगों के दरमियान में रहते हैं। जो पॉलिसी मेकर उनके सामने भी आपके राब्ते अच्छे होने चाहिए, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको भी, और जो पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं उनके साथ भी, और जिन पर इस पॉलिसी का असर पड़ा है उनसे भी आपके ताल्लुकात सही होने चाहिए और आपकी अप्रोच इन चारों लोगों पर होनी चाहिए, ताकि आपको पॉलिसी बनाने वाले, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाले, पॉलिसी मेकर यानी विजन, वहाँ पॉलिसी बनाने वाले, पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाले, अमल दरामद करने वाले, पॉलिसी पर असरअंदाज, पॉलिसी के जो जिन पर पॉलिसी असरअंदाज होती है वो लोग, वो तमाम लोगों को जो आप इकट्ठा करके बात करेंगे तो तभी आप एक अच्छी कामयाब खबर लेकर सामने आएंगे। मतन पर अपनी सवालात, गैर तयशुदा खबरों को जमा करने के लिए ज़रूरी होता है अनपढ़ लोगों की, ना सुस्त रिपोर्टरों की नहीं, तजुर्बेकार और फुर्तीले नमोनिगारों की, दफ्तर में काम करने वालों की। जाहिर बात है, तजुर्बेकार और फुर्तीले लोगों की, जिसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती, अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेनली, जो अचानक से खबर बन जाए, उसके लिए तजुर्बेकार और फुर्तीले नामनिगारों, जिनका दिमाग भी हाजिर हो, जिनका जिस्म भी, जिनके जहन भी, जिनका हाथ भी, हर चीज हाजिर हो, अपने पूरे शद्दोमत के साथ वो खबर की तफसील और तहकीक के लिए जुट जाए। सबसे पुरानी और काबिल भरोसा खबर रसा एजेंसी प्रसार भारती नहीं है, प्रचार भारती नहीं है, प्रसार भारती ये नहीं है, कंपाला न्यूज सर्विस ये भी नहीं है, यूएनआई ये भी नहीं है, रॉयटर। खबर लिखने का तरीका, खबर लिखते वक्त मजमून वाला तरीका नहीं इख्तियार किया जाता कि बल्कि नतीजे वाली बात, यानी जिसका इंतहा का जिक्र पहले होता है। मैंने बताया सबसे अहम बात पहले ही लिखी जाती है सुर्खी के तौर पर, उसके बाद खबर भी उसी सुर्खी से शुरू की जाती है। मजमून का तरीका नहीं है कि पहले तमहीद बांधी जाए, नफ्स मजमून लिखा जाए, फिर इख्तितामिया किया जाए। सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी है, जैसे जैसे लाइनें या पैराग्राफ बढ़ते घटते जाते हैं, कम अहमियत वाली बात बयान की जाती है। मिसाल के तौर पर रेलगाड़ी में डकैती 71 के वाक़े की खबर लिखते हुए ये तफसील पहले नहीं दी जाएगी, डब्बे में कितने मुसाफिर सवार थे, वो किस तरह किस जगह बैठे थे, जाग रहे थे, सो रहे थे, बल्कि लिखा जाएगा कि फला गाड़ी में डकैती पड़ी, डाकू मुसाफिरों से पैसे छीन कर भाग गए। यानी ज़रूरी बात जिसे इब्तिदाइया कहा गया वो मुख्तसर अल्फाज में होता है, फिर इख्तियार की तफसील, मजीद मालूमात, गवाहों या मौके पर हाजिर लोगों का बयान, और फिर बकिया तफसीलात। मिसाल के तौर पर जलसे की खबर दी जा रही है, जो तकरीरें इसमें होती हैं उनमें सबका खुलासा आसान मुख्तसर अल्फाज में सुर्खी की शक्ल में बयान दिया जाता है। फिर जहाँ से खबर शुरू होती है उसके पहले जुमले के तौर पर भी वही सुर्खी दोहराई जाएगी, फिर उसकी वजाहत की जाएगी। सदर जलसा ने अपनी तकरीर में क्या कहा, इसकी अहम बातें आखिर में बयान की जाएंगी या आएंगी। मिदर झेल बयानात पर सही का गलत का निशान लगाएं। खबर लिखते हुए मजमून वाला तरीका अख्तियार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही। नतीजे वाली बात यानी इंतहा बाद में लिखी जाएगी, बिल्कुल गलत। निहायत ज़रूरी बात को इब्तिदाइये के तौर पर लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक।
गवाहों के बयान को सबसे पहले लिखा जाएगा। पहले जरूरी बात, हादसे का फाइनल नतीजा और उसके बाद गवाहों के बयान। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रेल में डाका, 76 लोग जख्मी, लोगों से लूटपाट के बाद डाकू फरार। उसके बाद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आपने क्या सीखा? खबरों से इंसान की ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जाहिर बात है, आप पे हर खबर का क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट नहीं आ रहा, वो गहरा ताल्लुक़ है। देखिए, मैंने काफ़ी पहले, आपने भी शायद फील किया होगा, महसूस किया होगा, या अखबार में, सॉरी टीवी में खबर देखी होगी, वो ऐड देखा होगा, ऐड। एक साहब अखबार पढ़ रहे हैं कि फला सड़क पे गड्ढे, तो पीछे से आवाज़ हो रही है, अजी अखबार क्यों पढ़ रहे हो, इससे तुम्हारा क्या वास्ता, छोड़ो, अपना ज़रूरी काम के लिए चले जाओ। तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और वो तैयार होने का अपना लंच वगैरह इकट्ठा करके लेके जाते हैं, और जिस जगह जा रहे होते हैं अचानक उसी सड़क पे उनका हादसा होता है, गड्ढे में से गाड़ी आती है और वो गिर जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं, या वो जख्मी हुआ दिखाया है, गिरा हुआ, अब वो मरा हुआ दिखाया समझ लो या जख्मी हुआ दिखा लो। अचानक उसके जहन में वो खबर गूंज रही होती है, बैकग्राउंड में वो खबर चल रही होती है कि फला जगह पे फला रोड पे गड्ढा, मुसाफिर देखभाल कर, यात्री देखभाल कर सफर करें। तो उस खबर की अहमियत इंसानी जिंदगी से क्या पड़ रही है वो दिखाया है कि हर खबर की कहीं ना कहीं आम इंसान की जिंदगी से ताल्लुक है, वास्ता है। ऐसी बात जो बिल्कुल नई और ताज़ा हो, जिसे जानकर हम चौंक जाएं या मजीद मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश करें, वो खबर है। बिल्कुल ठीक। खबरों का ताल्लुक जिंदगी के किसी भी हिस्से से और दुनिया के किसी भी हिस्से से हो सकता है। बिल्कुल ठीक। जिंदगी के गैर मामूली वाक़यात से खबर बनती है। बिल्कुल, जो चल रहे हैं, रोज के रोज चल रहे हैं, वो खबर थोड़ी ना, वो तो रूटीन है। आम जिंदगी से हटकर, आम रूटीन से हटकर जो चीज है वही तो खबर बनेगी। खबरें जमा करने में रिपोर्टर, नामानिगार अहम किरदार अदा करते हैं। लोकल खबर करने के लिए रिपोर्टर है और बाहर की खबर जमा करने के लिए नामानिगार है। खबरें जमा करने के मखसूस तरीके और ज़राए होते हैं। मकामी और गैर मुकाबिल खबरों के दरमियान में फ़र्क ध्यान में रखना होता है। खबरों को लिखने में आखिरी बात सबसे पहले की जाती है। जाहिर बात है, जो इफेक्ट आया वो सबसे पहले है। और काफ से शुरू होने वाले 6 सवालात पर तवज्जो दी जाती है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन और हाउ, वो वाले सवालात ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। किसी भी हादसे में और किसी भी रिपोर्टिंग करते वक्त आपको ये काफ वाले 6 सवाल बहुत जहन में रखने होते हैं। अगर आप ये 6 सवाल हमेशा याद रखेंगे और इनके जवाब की तलाश करेंगे अपने किसी भी खबर में, तो आप एक कामयाब रिपोर्टर या कामयाब नामानिगार कहलाते हैं। इख्तितामी सवालात। हर बच्चे को अपने आप से करना है, किसी की नकल नहीं करनी। लिखने के बाद एक बार पढ़ना है ताकि उसमें खुद की कमियां निकल आए, उसको दोबारा से लिखें। उसके बाद दूसरे जिसने भी लिखा उससे टैली करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी तरफ से क्या कमी रह गई है, दूसरी की तरफ से क्या इसमें बढ़ी बातें लिखी गई हैं, उसमें दूसरी तरफ से क्या कमियां आपके मुताबिक रह गई हैं। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा लिखने का, वो आपकी तहरीरी सलाहियतों का, स्किल का, महारतों में इजाफा करेगा और आपको लिखने का सही तरीका पता लगेगा। और उसके बाद आप जो लिखेंगे यकीनन बहुत शानदार लिखेंगे। नंबर 1, खबर की तारीफ बताइए, उसकी खुसूसियात लिखिए। जो शुरुआत में बताया है खबर किसे कहते हैं और उसकी खुसूसियात। जो आम पे चीज़ें चल रही हैं वो खबर नहीं होती। जो आम रूटीन से हटकर चीज़ें चल रही हों, जिसे पढ़ने के बाद आम लोगों की ज़िंदगी पे इफेक्ट आया, आपकी ज़िंदगी पे असर आया, वो सब खबरों के ज़ुमरे में आती है। धमाका खैज़ और आम खबरों का क्या मतलब है? धमाका खैज़ खबरों से मुराद वो खबरें हैं जिसका असर अवामी तौर पर, अवामी सतह पर ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी पर पड़े। और आम खबरें, जो रूटीन की खबरें, वो आम खबरें कहलाती हैं। तयशुदा और गैर तयशुदा खबरों से आप क्या समझते हैं? मिसाल देकर समझाइए। खबरें जमा करने के क्या क्या तरीक़े हैं और ज़राए हैं वो बताइए। खबर लिखने के बाद तरीक़ा बयान कीजिए। अपने मोहल्ले में हुई चोरी से मुतालिक 2 पैराग्राफ की मुख्तसर खबर बनाइए। इस तरह हमारा आज का ये अपना सबक अपने ख़त्म को पहुँचा, और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आई हो।
और अगर आपको लगता है कि आप में कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, अपील है, गुजारिश है कि अपने आसपास जो भी आपको अखबार मिलता हो, जो भी, हिंदी का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी ज़बान का हो, उसे निकालिए, खरीदिए, पढ़िए और इस सबक से टैली कीजिए कि उसकी खबरें क्या इस सबक के मुताबिक खबर के उस पे मयार पर पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती। और इस खबर की जो अपने खबरनामा, ये खबर लिखने का तरीका पढ़ा, वो उस खबर लिखने वाले उस अखबार में कहाँ तक फॉलो किया गया। अगर आपके सिलसिले में कोई भी किस्म का सवाल है तो बराए करम लिख कर बताएं। देखिए सवाल बताए क्या है? एग्जाम की डेट शीट आपको बयान कर दी जाएगी, बता दी जाएगी, अभी नहीं आई है। दूसरा कोई सवाल? ठीक ठीक है, इस तरह हमारा ये सेशन अपने ख़िताम को पहुंचता है। अगले हफ्ते जहां तक मैं समझता हूं अपनी किताब पूरी हो गई है। अगले हफ्ते आपको इस एग्ज़ाम से मुतालिक जो हमारे पास क्वेश्चन आयर अवेलेबल होगा उस पर डिस्कस की जाएगी, उस पर गुफ्तगू शनीद की जाएगी। और मेरी तब तक आपसे ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग जो हमारा सहाफ़त वाला पोर्शन है उसको ध्यान से पढ़ लें, ताकि ज़्यादातर सवाल अगर इसके आएँ तो आपको जहन में होना चाहिए कि क्योंकि ये हमारा स्किल बेस्ड नहीं है, ये हमारा जहनी इदराक की बुनियाद पर मबनी है सवालात हैं। और जहनी इदराक पर मबनी जो सवालात हैं, तफ़हीम की बुनियाद पर जो सवालात हैं, वो थोड़े मुश्किल होते हैं। उनको अगर पहले से याद कर लें या जहन में रख लें तो फिर उनसे आसान भी कोई नहीं होता। और जो पहले की चीज़ें हैं, जो हमारी नज़म, गज़ल, नस्र वगैरह है, वो हमारे याद रखने वाली बातें हैं। जो हमारी याददाश्त पर मबनी सवालात हैं वो आसान होते हैं, आप उनको एक बार दोहरा लें। तो अगले हफ्ते जब हमारी एग्ज़ाम से मुतालिक पेपर डिस्कस हो रहा हो तो आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।